नमस्कार, मैं अग्रिम सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अग्रिम्स रिसर्च में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर आप अपने कस्टमर का कैसे समझ सकते हैं, अपने कंज्यूमर का कंज्यूमर बिहेवियर कैसे समझ सकते हैं, अपने कंज्यूमर की मेंटालिटी को कैसे समझ सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, उसके बाद आप ये समझ कैसे सकते हैं, समझना क्यों चाहिए और क्या क्या आपको इसमें स्टडी करना होता है। आज की इस वीडियो में आपको यही सब जानने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। करंटली अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है तो आप कंज्यूमर बिहेवियर समझ के उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं आया है, अगर आपकी सर्विसेज अभी तक मार्केट में नहीं आई है, आपको बिज़नेस अभी शुरू करना है, किया नहीं है, तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को पहले समझ के, बिना पहले पोजीशनिंग, प्राइसिंग और बाकी सब चीज़ें देखे, पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के मार्केट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर होता है अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, अपने कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, अपने कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझना, अपने कंज्यूमर की मेंटालिटी समझना, साइकोलॉजी समझना और बहुत सारी चीज़ें समझना होता है कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, आपको पहले तो पर्पस डिफाइन करना है कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझना क्यों चाहिए या आपके किस काम का है। तो देखिए, बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर से आपको क्या पता चलता है कि कंज्यूमर जो है आपका, जो आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर है, उसकी क्या एक्चुअल नीड है। आपको कंज्यूमर बिहेवियर से यही पता चलता है कि आपके कंज्यूमर की एक्चुअल नीड क्या है। और नीड को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कस्टमर के सिग्नल से और जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, उससे अगर आपने कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया और उस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको फुलफ़िल करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के तौर पे वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज लॉन्च कर दी, तो हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ है। तो आपकी सेल्स एकदम से बढ़ सकती है, क्योंकि ना आपने वही दे दिया जो कंज्यूमर मांग रहा था, आपने वही नीड फुलफ़िल कर दी जो कंज्यूमर की नीड और कोई मार्केट में फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका अगर करंट बिजनेस है तो सेल्स बढ़ेगी, लेकिन अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो प्रोडक्ट लाने से पहले अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर समझ लिया तो फेलियर के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझा कैसे जाए, हाउ टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए आपको 4 चीज़ें देखनी हैं। 4 चीज़ें क्या हैं? साइकोग्राफिक, जोग्राफिक, एथनोग्राफिक और डेमोग्राफिक। अपने कंज्यूमर की ये 4 चीज़ें देखनी है। साइकोग्राफिक मतलब आपको अपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना है, आपको अपने कंज्यूमर की मेंटालिटी को समझना है, आपको समझना है वो चाहता क्या है और उसकी नीड क्या है, उसकी पहले थोड़ी साइकोलॉजी समझनी है। इसे कहते हैं साइकोग्राफिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छी केस स्टडी सुनाता हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल है हॉर्लिक्स का। अब ये हॉर्लिक्स जो कंपनी है, जो भी उसका जो बच्चों के लिए हॉर्लिक्स था, दूध में डाल के जो पीते हैं, वो बच्चों के लिए हॉर्लिक्स जो बनाया था उसने प्रोडक्ट, वो तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वुमेंस हॉर्लिक्स जो था, उसने नया प्रोडक्ट बनाया जब वुमेंस हॉर्लिक्स, स्पेशली वुमेंस के लिए, वुमेन के लिए, तो जब वो वुमेंस हॉर्लिक्स लाया तो पूरी दुनिया में तो चल रहा था वो अच्छा, और बच्चों का हॉर्लिक्स पूरी दुनिया में अच्छा चल रहा था, वुमेंस हॉर्लिक्स पूरी दुनिया में अच्छा चल रहा था एक्सेप्ट इंडिया। वुमेंस हॉर्लिक्स जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो बिल्कुल सेल्स का ग्राफ डाउन चला गया, बिल्कुल नहीं चला। क्यों नहीं चला? यही गलती होती है, कंज्यूमर बिहेवियर को उन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं किया। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, अफोर्डेबल भी होते हैं, प्राइस भी बहुत अच्छा होता है, पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग सब कुछ बहुत अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी नहीं किया,
कंज्यूमर की नीड को फुलफिल नहीं किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, नहीं चल पाते मार्केट में, आके चल ही नहीं पाते, सेल्स होती ही नहीं है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना इसलिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे वुमेंस हॉर्लिक्स या हॉर्लिक्स की कंपनी से क्या गलती हुई कि इंडिया में वुमेंस हॉर्लिक्स क्यों नहीं चल रहा था, पूरी दुनिया में चल रहा था, इंडिया में क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि इंडिया की माँ जो होती है वो अलग है। इसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना, साइकोग्राफिक स्टडी करना। कंज्यूमर बिहेवियर में उनको स्टडी करना था कि इंडिया की माँ अलग है, उनकी साइकोलॉजी अलग है। आप उनकी फैमिली के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, फैमिली में जो लोग भी होते हैं उनके बच्चों के लिए प्रोडक्ट ले आओगे, कैसा भी प्रोडक्ट होगा वो एक बार ट्राई ज़रूर करेंगी, उनको अच्छा लगा तो दोबारा खरीदेंगी, रिकरिंग कस्टमर बन जाएंगी। लेकिन अगर आप उन्हीं के लिए, उन्हीं माँ के लिए खुद प्रोडक्ट ले आओगे उनके लिए, तो वो नहीं खरीदेंगी। इंडिया की माँ थोड़ी सेल्फलेस माँ होती है, वो सिर्फ दूसरों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचती है, तो उन्हीं के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेगी। अब वुमेंस हॉर्लिक्स क्यों नहीं चला इंडिया में? क्योंकि इंडिया में वुमेंस हॉर्लिक्स वुमेन खरीदती नहीं थी, इसलिए उनको ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना था, ये साइकोलॉजी स्टडी करनी थी। बल्कि मैं आपको बताऊं, वुमेंस हॉर्लिक्स एक्चुअली बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट था और है, अभी भी क्वालिटी प्रोडक्ट है। कंपेयर करें तो अगर हम बच्चों का जो हॉर्लिक्स होता है उससे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है उससे कंपैरेटिव में। लेकिन फिर भी बच्चों का हॉर्लिक्स बहुत चलता है, वुमेंस हॉर्लिक्स वुमेन इंडिया की खरीदती ही नहीं, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचती ही नहीं। इसे कहते हैं साइकोग्राफिक स्टडी करना, इसलिए बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं चल पाते मार्केट में। दूसरा आता है जोग्राफिक। जियोग्राफिक मतलब आपका कंज्यूमर कौन से रीजन से आता है, कौन से एरिया से आता है, इसको ज़रा स्टडी करना होता है। अब अगर आपने इसको स्टडी कर लिया तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने लग जाएंगी कि वहाँ पे उस एरिया में उस हिसाब से आपको कैसे प्रोडक्ट बना के वहाँ पे बेचना चाहिए। एक प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में, सब जगहों में, सब लोगों के लिए नहीं चल पाता, सब के लिए अलग अलग कस्टमाइजेशन करने पड़ते हैं। तो पहला हो गया साइकोग्राफिक, दूसरा हो गया जियोग्राफिक। उसके बाद आपको देखना होता है थोड़ा एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक में आपको क्या देखना होता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो कैसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके कल्चर्स क्या हैं, वो क्या कल्चर्स फॉलो करता है, उसकी ह्यूमन कल्चर्स क्या फॉलो करता है। इसकी बड़ी अच्छी केस स्टडी मैं आपको सुनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स अब ये भी पूरी दुनिया में अच्छा चल रहा था। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स पूरी दुनिया में अच्छा चल रहा था, वो जो ब्रेकफास्ट में के लिए दूध में डाल के खाते हैं, वो पूरी दुनिया में अच्छा चल रहा था ये प्रोडक्ट। लेकिन इंडिया में जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स लाए, बिल्कुल नहीं चला। सेल्स का ग्राफ वही बिल्कुल डाउन, जैसे वुमेंस हॉर्लिक्स के साथ हुआ था। तो उन्होंने फिर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया, और उन्होंने जब एथनोग्राफिक स्टडी किया तो उन्हें पता चला इंडिया का तो कल्चर ही अलग है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी मैं आपको बताता हूँ। जो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स था उन्होंने इस हिसाब से बनाया था कि लोग तो ठंडे दूध में डाल के कॉर्नफ्लेक्स को खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो पूरी दुनिया डाल के खाती थी ठंडे दूध में, और वो उसी हिसाब से बनाया गया था। अब इंडिया का तो क्या कल्चर है, गर्म दूध पिया जाता है यहाँ पे, मोस्टली गर्म दूध ही पिया जाता है। तो गर्म दूध में अगर आप कॉर्नफ्लेक्स डाल लो वो वाला, तो वो बिल्कुल उसकी शेप ही ना रहे, और शेप ही बरकरार ना रहे, वो बिल्कुल दूध में अब्जॉर्ब हो जाए, खिचड़ी टाइप बन जाए उसकी, और वो बिल्कुल अच्छा ना लगे इंडियन कंज्यूमर को। तो वो उसके लिए उस वजह से बिल्कुल सेल्स उसकी डाउन हो गई। तो फिर जब केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स ने, कंपनी ने कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया, एथनोग्राफिक समझा, तो उन्हें पता चला कि इंडियन कंज्यूमर एक्चुअली यहाँ पे कल्चर ही है कि गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स को खाया जाता है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बनाया जो ऐसा कॉर्नफ्लेक्स जिसकी शेप भी गर्म दूध में डालने से बरकरार रहे, वो दूध भी अब्जॉर्ब ना कर ले, खिचड़ी सी ना बन जाए। और जब वो नया प्रोडक्ट लाए तो फिर वो बिल्कुल मार्केट में चल गया, बिल्कुल इंडिया के मार्केट में बिल्कुल उसकी सेल्स बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने एथनोग्राफिक समझा। और फिर चौथा आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आपको क्या देखना होता है, अपने कंज्यूमर का थोड़ी ये सब देखो कि वो आपका कंज्यूमर किस एज ग्रुप का है, वो एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है, उसका वो इनकम कमाता है कि नहीं कमाता, उसका एज ग्रुप क्या है। बेसिकली थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका सोशियो इकोनॉमिक थोड़ा देखो,
अपने कंज्यूमर का, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक स्टडी करना। अब जैसे कैडबरी है, कैडबरी डेयरी मिल्क, उसकी चॉकलेट्स वगैरह आती हैं कैडबरी की। कैडबरी ने अगर अपना डेमोग्राफिक स्टडी किया अपने कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर का डेमोग्राफिक स्टडी करने के बाद पता चलता है कि कैडबरी के कंज्यूमर तो 78% बच्चे हैं। एज ग्रुप जो है वो बच्चों का ज़्यादा है, तो अपना प्रोडक्ट भी वो बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, बच्चों को जो पसंद आए, 78% उनके कंज्यूमर बच्चे ही हैं कैडबरी के, तो वो उसी हिसाब से फिर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी हिसाब से एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, सब कुछ अपने मेन कंज्यूमर जो आपका परफेक्ट कस्टमर है उस हिसाब से करेंगे। तो ये थे वो 4 चीज़ें चेक करना, साइकोग्राफिक, जोग्राफिक, एथनोग्राफिक, डेमोग्राफिक। और मैंने विथ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ आपको समझाएं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको अपने बिजनेस में, अगर आपका करंट बिजनेस है या करने वाले हो, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आपको अपने कंज्यूमर का थोड़ा ये सब स्टडी करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट या तो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा अलग अलग जगहों के हिसाब से, थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा समझना है, अपना कंज्यूमर जो है उसके पीछे बहुत सारे और कैरेक्टर्स होते हैं, इसे कहते हैं बाइंग रोल्स। मतलब सपोज़ आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हो, तो वो प्रोडक्ट ख़रीदने के पीछे एक ही इंसान का हाथ नहीं होता, उस बाइंग प्रोसेस में बहुत सारे लोग होते हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं तो 5 मेन कॉमन बेसिक लोग होते हैं, बाइंग रोल्स होते हैं। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर और कंज्यूमर। आपको बस यही चेक करना है कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन है और उनके हिसाब से करना है। इनिशिएटर कौन? जो अपना थॉट एक्सप्रेस करता है कि हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए। इन्फ्लुएंसर कौन? जो उस प्रोडक्ट को बाय करना है, उस डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है अपने थोड़े व्यूज़ एक्सप्रेस करके, उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस करके। फिर डिसाइडर कौन? डिसाइडर वो जो डिसाइड कर लेता है अब तो ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। बायर कौन? जो प्रोडक्ट खरीदता है। कंज्यूमर कौन? जो प्रोडक्ट यूज़ करता है, यूज़र। अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊँगा ये आपको देखना क्यों चाहिए। सपोज़ आपकी एक कोई कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है। इस सेक्टर में आपकी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है, हेडफोन, ईयरफोन, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ बनाती है। लेकिन आपका बेस्ट सेलिंग, सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न्स। और मैं जो हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का टीवी ख़रीदना चाहिए। तो मैं सपोज़ हूँ इनिशिएटर और मैं अपने पापा को बोलता हूँ कि पापा अभी सपोज़ ये बिग बिलियन डेज़ चल रहे हैं, कोई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, करंट टीवी रिप्लेस कर लेते हैं, ये नया टीवी लेते हैं। सपोज आपकी कंपनी है एमआई, तो ये एमआई का बड़ा अच्छा टीवी आया है, इसका स्मार्ट टीवी ये आया है, ये ले लेते हैं। मैं कौन हुआ? इनिशिएटर। मैंने बाइंग प्रोसेस को शुरू किया, मैंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए कि ये टीवी लेना चाहिए। फिर एंट्री करते हैं मेरे भैया। अब मेरे भैया आके कहते हैं कि हाँ पापा, मैंने भी सुना था कि ये एमआई का जो स्मार्ट टीवी है ये बहुत अच्छा है, तो ये ले लेना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है, मेरे दोस्त भी कह रहे थे कुछ ऐसा करके। उन्होंने थोड़ा अपने व्यूज़ और डाल दिए, उसके थोड़े 2000 फीचर्स और बता दिए। तो इससे क्या हुआ, जो ख़रीदना ही ख़रीदना है, जो डिसीजन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर आते हैं डिसाइडर। मैं इनिशिएटर, मेरे भैया इन्फ्लुएंसर, उसके बाद आते हैं डिसाइडर। डिसाइडर कौन? डिसाइडर सपोज़ मेरे पापा डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा गूगल पे सर्च करते हैं, अच्छा ये वाला टीवी ख़रीदना है। गूगल पे सर्च किया क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें और क्या प्राइस है इसका, और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया ठीक है ये वाला टीवी हमें लेना ही लेना है आपकी कंपनी का। बायर कौन? बायर भी मेरे पापा जो टीवी ख़रीदते हैं। और फिर कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर तो सभी लोग हो गए, पूरी फैमिली हो गई, क्योंकि इन सभी लोग टीवी देखेंगे। अब मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई, आपको बेसिकली इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर, 5 बाइंग रोल्स का ख्याल रखना है। इन 5 कैरेक्टर्स का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने एक का भी ख्याल नहीं रखा तो बाइंग प्रोसेस में बीच में अगर आपने एक का भी ख्याल नहीं रखा तो बहुत हद तक चांसेस हैं आपका प्रोडक्ट ख़रीदने वाले थे लेकिन ख़रीदेंगे नहीं। तो इसलिए आपको इन सब का ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे।
इनिशिएटर का आप कैसे ख्याल रखेंगे? पहली बात तो इनिशिएटर कोई बने, इनिशिएट करे, कोई स्टार्ट करे बाइंग प्रोसेस को, उसके लिए तो पहले आपका प्रोडक्ट ही अच्छा होना चाहिए। तो पहला मेन चीज़ है अपना प्रोडक्ट, आपको क्वालिटी रखना है, उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे हम कहते हैं वो होना चाहिए, तभी कोई इनिशिएटर बनेगा, तभी कोई इनिशिएट करेगा बाइंग प्रोसेस को। उसके बाद इन्फ्लुएंसर, वही प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए तो वो अपने कुछ व्यूज़ ऐड करेगा। उसके बाद डिसाइडर को खुश करने के लिए आपको क्या करना है? डिसाइडर क्या देख के डिसाइड करता है कि हमें प्रोडक्ट लेना है? पापा ने मेरे क्या देख के डिसाइड किया कि ये टीवी लेना है? डिसाइडर देखता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वही प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट में फीचर्स क्या है, वही प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ऑफ़र्स, स्कीम्स, डिस्काउंट्स, ये सब भी डिसाइडर देखता है कि अभी कोई ऑफ़र, स्कीम्स, डिस्काउंट्स चल रहे हैं तो हम अभी ले लें। ये सब इंडियन कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छा लगता है, डिस्काउंट्स वगैरह। तो आप ये भी डिसाइडर का भी ख्याल रखने, जैसे मैंने कहा ना, बिग बिलियन डेज चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम वो ले लेंगे। तो डिसाइडर का ख्याल आप ऐसे रख सकते हैं। बायर का और फिर कंज्यूमर का कैसे ख्याल रखेंगे? प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, तो कंज्यूमर अपने आप ही हैप्पी रहेगा। अब आपने जब इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर सबका ख्याल रखा और उस हिसाब से फिर आपने सारी चीज़ें की, सारी प्लानिंग की, सारा प्रोडक्ट बनाया, कस्टमाइज़ किया, अपडेट किया अपना प्रोडक्ट, सर्विस जो भी है, वट एवर द सिचुएशन में भी, तो फिर बहुत हद तक चांसेस है आपका प्रोडक्ट फेल नहीं होगा। आपका अगर करंट बिजनेस है तो आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा चलेगा। अब एक और बात, इन सब चीज़ों को जानने के बाद, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, एथनोग्राफिक, जोग्राफिक, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर, इन सब को जानने के बाद, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने के बाद, फिर भी अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है, फिर भी अगर आपकी सेल्स डाउन है, तो आपको थोड़ा और दोबारा चेक करना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिवर्स इनोवेशन। आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे गैप्स रह गए, कहाँ पे क्या गलती हुई। दोबारा कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करो, पोजिशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ दोबारा चेक करो कहाँ गलती हुई और रिवर्स इनोवेशन करो, दोबारा प्रोडक्ट लाओ। इसे कहते हैं बाउंस बैक करना। आप दोबारा आइए अपने प्रोडक्ट के साथ, कुछ इनोवेशन, कस्टमाइजेशन करके आपको दोबारा कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना है और फिर आपका प्रोडक्ट चल जाना चाहिए। नहीं चला फिर रिवर्स इनोवेशन करिए। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैंने बताया इसको आपने इम्प्लीमेंट किया और आपका सपोज़ प्रोडक्ट चल गया, आपकी सेल्स थोड़ी बढ़ गई, तो फिर उसके बाद आपको शांति से ऐसे करके नहीं बैठना है। उसके बाद आपको देखते रहना है, अपने कंज्यूमर पे नज़र रखनी है कि उसकी नीड्स चेंज तो नहीं हो रही, क्योंकि चेंजिंग टाइम के साथ, अभी पैंडेमिक में भी टाइम चेंज हुआ तो कंज्यूमर की नीड्स चेंज हुई, तो चेंजिंग टाइम के साथ कंज्यूमर की नीड्स भी चेंज होती हैं। एंड विद द चेंज इन कंज्यूमर नीड्स यू हैव टू ऑल्सो चेंज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको कंज्यूमर की नीड, चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स के चलते अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी चेंज करना होगा, उनकी नीड्स को, उनकी नई नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो वैसे ही आपको बीच बीच में अपना कंज्यूमर बिहेवियर देखते रहना होगा, रिवर्स इनोवेशन करना होगा और फिर नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे। बिकॉज अगर आप देखें तो चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, एज ए कस्टमर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 5 साल पहले उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते थे तो वो अगर अच्छी बड़ी कंपनी है तो वो वही प्रोडक्ट आज भी नहीं बेच रही होगी। वो बहुत बार चेंज हुआ होगा, बहुत उसमें इनोवेशन आया होगा पिछले 5 सालों में। आप जो ऐप भी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड के भी अपडेट्स आते रहते हैं, हर महीने 2 महीने में हर ऐप के अपडेट्स आते रहते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने के बाद हर कंपनी, अच्छी कंपनी, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज को अपडेट करती है और करना चाहिए विद द चेंज इन कंज्यूमर नीड्स। आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को भी चेंज करना होगा। और फिर उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम आई होगी और आप अगर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके बिज़नेस में भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो उसे भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और देखनी है तो। और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा। बड़ी डाउट हुई तो उसे वीडियो बना दूंगा। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है। ये पार्ट 1 था कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 2, इसका अगला ही वीडियो जल्दी, स्टे ट्यून टू अग्रिम्स रिसर्च, अगला वीडियो भी जल्दी आने वाला है। उसमें मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा कि आप अपने कंज्यूमर
बिहेवियर को, कंज्यूमर रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं, इनोवेशन कैसे ला सकते हैं, उसके कुछ तरीके बताऊंगा मैं आपको। वो आ गया पार्ट 2। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।